हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तो ये जो है रासायनिक बलगति का सबसे अंतिम वीडियो है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको तैयारी बस आगे करते रहेंगे। तो आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो छद्म कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, कॉपी पेन तैयार रखिए और हमारे साथ जो है आवश्यक चीजों को नोट करते हुए चलिए। ठीक, तो छद्म कोटि की अभिक्रिया जिसको शैडो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, शैडो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो वास्तव में किसी दूसरे क्रम की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और वो हमको लगती किसी दूसरे क्रम की रासायनिक अभिक्रियाओं की जैसी है। इसी कारण इसको जो है छद्म कहा जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे लगता कुछ और है और होता कुछ और, यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी बात करें तो एक धोखे जैसी स्थिति होती है, एक शैडो छाया या फिर उसकी कॉपी जैसे लगती है, पर वास्तव में वो होती नहीं है, किसी दूसरी क्रम की होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो वास्तव में उच्च क्रम की होती हैं किंतु विशेष परिस्थिति में वह जो है निम्न क्रम की अभिक्रियाएं जैसे लगती है। अब बात आती है कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है। यह स्थिति तब आती है जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता में किसी एक अभिकारक की सांद्रता बहुत अधिक और दूसरे अभिकारक की सांद्रता पहले की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है। ठीक है, ओके। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लेते हैं किसी 1 लीटर पानी में आधा किलो शक्कर घुला है और वहीं दूसरे इसमें 1 टंकी पानी में चुटकी भर नमक। तो यहाँ पर नमक और शक्कर दोनों भाग ले रहे हैं। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि अगर निकालेंगे तो हमको लगेगा कि जो 1 लीटर में आधा किलो शक्कर घुला है उसकी सांद्रता और 1 टंकी पानी में चुटकी भर नमक घुला है उसकी सांद्रता, ये दोनों जो है अभिकारक की के लिए अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो जो टंकी में एक चुटकी नमक घुला हुआ है उसकी सांद्रता बहुत ही कम है। तो अभिक्रिया की कोटि जब निकालते हैं तो वह केवल एक के सांद्रता पर निर्भर करता है, जिसको हमने 1 लीटर पानी में आधा किलो जो है शक्कर घोला था, वही उस अभिक्रिया की कोटि के लिए जो है क्या करेगा, अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि की गणना करेगी। तो इस तरीके से होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, छद्म अभिक्रियाएं कहते हैं। छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, क्योंकि दूसरे का जो सांद्रता है बहुत ही नगण्य होता है, जिसको नगण्य होने के चलते उसको क्या बोल सकते हैं, वो स्थिर है और एक स्थिरांक है, एक नियतांक की तरह उसको माना जाता है। ठीक है, चलिए। तो क्या होती है छद्म कोटि की अभिक्रियाएं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो वास्तव में उच्च क्रम की होती हैं, ऐसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जो वास्तव में उच्च कोटि की होती हैं, उच्च कोटि की होती हैं, उच्च कोटि की होती हैं, किंतु किंतु विशेष परिस्थितियों में किंतु विशेष परिस्थितियों में परिस्थितियों में वे निम्न कोटि या निम्न उच्च कोटि नहीं, इसको उच्च क्रम की होती हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में निम्न क्रम की
निम्न क्रम की प्रतीत होती हैं। वास्तव में वो उच्च क्रम की होती हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में हमें लगता है कि वह निम्न क्रम का। ठीक है। यह स्थिति यह स्थिति तब आती है तब आती है आती है जब दो दो अभिकारकों में एक की सांद्रता या सांद्रण अधिक तथा दूसरे की दूसरे की सांद्रता पहले की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है भाई। यहाँ दो अभिकारक जो हमने लिया है, इसमें एक की सांद्रता बहुत अधिक है और दूसरे की सांद्रता उसकी तुलना में बहुत ही कम, जिसको नगण्य मतलब नहीं भी मानेंगे तो भी चले, ऐसी। ठीक है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें CH3COO C2H CH3COO C2H5। ठीक। इसको हम क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, है ना। इसको लेकर क्या करेंगे आप, पानी में मिलाएंगे, पानी में मिलाते हैं। तो याद रखिए कि यहां जो है पानी की मात्रा जो है बहुत अधिक है, आधिक्य में, एक्सेस में पानी की मात्रा बहुत अधिक। ठीक। बहुत अधिक होने से इसकी सांद्रता जो क्या हो जाती है, नगण्य होती है, और नगण्य सांद्रता को हम स्थिर मानते हैं। ठीक है। नगण्य सांद्रता को क्या मानेंगे, स्थिर मानेंगे। ठीक। ये क्या बनाता है, ये बनाता है CH3COOH और C2H5OH, CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक। तो यहां ये बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसकी सांद्रता को नगण्य या स्थिर मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। तो इसके लिए अगर अभिक्रिया का वेग अपन निकाल के देखें तो क्या होगा कि देखने में तो हमको यही लगेगा ना कि इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगा, इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करेगा। तो आप लिख सकते हैं इसको कि CH3COO C2H5 की सांद्रता 1 और H2O की सांद्रता 1, यानी कि ये दोनों की सांद्रताओं पर इसकी अभिक्रिया की कोटि निर्भर करता है। लेकिन वास्तविकता अगर देखें तो अभिक्रिया का वेग ये ना होकर अभिक्रिया का वेग होता है इसके लिए कि CH3COO C2H5 की सांद्रता की घात 1। ठीक। क्यों, क्योंकि वाटर एक्सेस में होने के चलते ये जो होता है ये नियत है। ठीक। नियत है यानी एक नियतांक के जैसा है, इसकी सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता। ठीक। अब यहां पे देखें, है ना, रिएक्शन में भाग तो दो यौगिक ले रहे हैं, दो अणु ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता यहां से क्या दिखेगी, आणविकता जो है यहां से आणविकता 2 है। अब ये एक स्टेप रासायनिक अभिक्रिया है, एक चरण में होने वाली, तो ये प्राथमिक अभिक्रिया है। तो प्राथमिक अभिक्रियाओं में हमने क्या सीखा था कि जो आणविकता होती है वही रास उसकी अभिक्रिया की कोटि भी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी निकल के आ रही है, 1। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि 1 निकल के आ रही है। इसके अनुसार, है ना, प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता होती है उसकी कोटि भी उतनी होती है, हमने यही सीखा था वहां पे। ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये इसकी अभिक्रिया की कोटि नहीं होगी, बल्कि इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। एक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की मात्रा बहुत अधिक है, उसकी सांद्रता को नगण्य कहा जाता है। नगण्य है मतलब उसकी सांद्रता नियत है, स्थिर है। जब उसकी सांद्रता स्थिर है तो वो जो है अभिक्रिया की कोटि में या वेग में जो है अपनी सहभागिता नहीं दिखाता, है ना। ठीक। यहाँ केवल इसकी आणविकता होगी 2
अभिक्रिया की कोटि होगी 1। ठीक है, ठीक भाई। तो यहाँ पे पानी की सांद्रता को क्या कहा जाता है, स्थिर माना जाता है और एक स्थिरांक के रूप में जो है उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक, चलिए अब क्योंकि ये होना था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन हुआ कैसा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुआ ना। देखने से लग रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होना चाहिए, लेकिन हो गया कैसा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो देखने से लगती है कि किसी दूसरी कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन वास्तव में वो उस तरीके से नहीं होती, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। धोखा हो जाता है कि दूसरा है करके, लेकिन होता एक्चुअल में क्या है, वो पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देख लिए ना आप लोगों, ये तो कोई भी इसको देखता तो क्या कहता, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन वास्तव में द्वितीय कोटि की है क्या, नहीं है। क्या है वो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक। तो ये थी छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि छद्म कोटि की अभिक्रियाओं में भी कुछ छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले देखते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, हमको देखने में लगता कुछ और है, लेकिन वो निकल के आता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसे अभी के एग्जाम्पल में हमने देखा था। ठीक, तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके, हम मान लेते हैं एक उदाहरण है हमारे पास कि C12H22 H22O11 को हमने क्या किया, पानी में घोला। यहाँ पे याद रखिए आपको क्या रखना है, पानी की मात्रा अधिक के रखना है, अधिक मात्रा में। जब इसकी मात्रा अधिक है तो इसकी सांद्रता नगण्य के जैसा है, इसको अपन मान लेते हैं क्या, नियत। ठीक, ये क्या करता है, ये जो है क्रिया करता है और C6H12O6 और C6H12O6 में जो है टूट जाता है, C6H12O6 और C6H12O6 में टूट जाता है। अब इसके लिए हम देखते हैं, इसको क्या ले लेंगे, ये नियत। ठीक है, इसके लिए अब लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग अगर निकालें तो ये दोनों की सांद्रताओं को दिखाएगा और उनके घात के जो है समानुपाती होगी, इस तरीके से। ओके, इसका एक, क्योंकि एक है तो एक, इधर भी सामने कुछ नहीं है मतलब एक है, तो पानी की सांद्रता का एक। ठीक है, लेकिन यहाँ होता क्या है, इसकी सांद्रता कैसी है, इसकी सांद्रता जो है यह नियत है। नियत सांद्रता को हम स्थिर मानते हैं और उसको एक नियतांक की तरह ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट है ऐसा मान के चलते। तो अब हो गया क्या, इसके साथ दिक्कत हो गया भाई, ये निर्भर नहीं करेगा अभिक्रिया की वेग को निर्धारण में, केवल पहला वाला ही निर्भर करेगा। इसी के माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसी से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन अभिक्रिया में भाग कितने अणु ले रहे हैं, 2 अणु, ये दोनों ले रहे हैं। ठीक, अब अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी आणविकता, 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, है ना, अभिकारक 2 भाग लेते हैं, तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, आणविकता 2 होगी। अब आणविकता 2 और यह जो है प्रथम प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता होती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। इसके अनुसार
इसके अनुसार यहाँ क्या होना चाहिए था, इसकी अभिक्रिया की कोटि भी होनी चाहिए थी कितनी, 2, लेकिन अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे 2 नहीं होती। क्यों? क्योंकि पानी अधिक मात्रा में है तो इसकी सांद्रता को नियत मानते हैं, और जब इसकी सांद्रता नियत है तो ये उसके अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण में अपना योगदान नहीं देता। इसीलिए केवल C6 C12 H22 और O11 ही जो है अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करता है। अतः यह कैसा है, इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 है। ठीक, तो क्योंकि अभिक्रिया की कोटि 1 है इसलिए यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है भाई, देखने से लगता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तव में वह छद्म प्राथमिक कोटि की या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है भाई, तो जिनमें आणविकता के बराबर यहाँ नहीं है प्राथमिक अभिक्रियाओं में, तो वो क्या होंगी, उनमें छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ओके, तो इसको जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आप जैसे प्राथमिक अभिक्रियाओं में अगर देखेंगे तो उनकी आणविकता के अनुसार उसकी कोटि को बतला देंगे, तो वो गलत भी हो सकता है। तो आपको देखना होगा क्या विशेष परिस्थितियां, हमने कहा था ना विशेष परिस्थितियां, तो विशेष परिस्थिति ये है कि पानी की मात्रा यहाँ पर बहुत अधिक है। ओके, ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए, तभी जाकर आप जो है सही आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक, चलिए भाई, दो जैसे द्वितीय कोटि के जैसे आभास होता है, लेकिन वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसीलिए इसको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। धोखा हो जाता है, धोखा होना ही, धोखा देना छद्म। ओके, ठीक, चलो। ठीक है भाई, ओके। तो ये थी छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसमें आभास कुछ और होता है और एक्चुअल में अभिक्रिया किसी दूसरे कोटि की होती है। अब देखते हैं छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो बात तो प्राथमिक अभिक्रियाओं की ही होगी। प्राथमिक अभिक्रियाएं, है ना, प्राथमिक अभिक्रियाएं, इसीलिए क्योंकि प्राथमिक अभिक्रियाएं ही सिंगल स्टेप अभिक्रियाएं होती हैं और उन्हीं में इस तरीके की स्थितियां आएंगी। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है कि 2A बी के साथ क्रिया करता है और सी और डी बनाता है। 2A है और ये क्या करेगा, बी से क्रिया करेगा और ये बनाएगा सी और डी। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक, और यहाँ पे जो विशेष परिस्थिति है वो ये है कि ये जो बी है इसकी मात्रा बहुत अधिक है, ये आधिक्य में, आधिक्य में है तो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो बहुत कम जब है तो सांद्रता को हम नियत या फिर स्थिर मानते हैं, स्थिर मानते हैं। क्योंकि ये नियत या स्थिर है इसलिए एक नियतांक की तरह से इसको हम समझते हैं और कहते हैं कि ये एक स्थिर मान है, स्थिर वैल्यू है, नियत रहेगी। ये किसी तरीके से अभिक्रिया की वेग को या उसके कोटि को जो प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, यही विशेष स्थिति है। अब इसके लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालें, अभिक्रिया के लिए वेग तो होता क्या है, अभिकारकों के सांद्रताओं के जो घात होते हैं उनके समानुपाती, सांद्रताओं के घात के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो के ए की सांद्रता, ए कितने हैं, 2 है, तो ए की सांद्रता के द्विघात, है ना, ए की सांद्रता का द्विघात, और बी है तो बी की सांद्रता का एक घात, कुछ नहीं है मतलब एक। ठीक, ऐसे इसका वेग के लिए समीकरण बनता है। अब इस वेग के समीकरण में ये जो बी होती है, इस बी की सांद्रता जो होती है ये कैसा होती है, नियत होती है। ये बी की सांद्रता नियत है, जिसके चलते ये स्थिरांक, स्थिर है, एक स्थिरांक की तरह हम उसको मान सकते हैं। यानी कि ये समझ में आ गया कि इसकी सांद्रता इसके कोटि निर्धारण में जो है सहायक नहीं। ठीक, ओके, इसकी कोटि के निर्धारण में ये जो है सहायक नहीं।
तो यहां पे क्या होगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा वो केवल और केवल एक ही सांद्रता पे निर्भर करेगी। तो ये हो जाएगा एक ही सांद्रता विभाग तो, क्योंकि ये n जो है ये n है और ये n क्या है, कोटि है। यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक, देखिए छद्म क्यों हुआ, होना था 3, 2 और 1, 3 होना था, लेकिन हुआ कितना, 2। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, इसकी आणविकता देखें, आणविकता अगर देखें, आणविकता देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 3 अणुएं जो है भाग ले रहे हैं, 3 अणुएं भाग ले रही हैं, तो इसकी अणुएं 3 अभिकारक आपस में भाग, इसकी आणविकता 3 है। ठीक है, आणविकता 3 और अभिक्रिया की कोटि 2, क्योंकि ये प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं तो आणविकता जितनी है उतनी कोटि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो ये थी छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, जिसमें हमने प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया देखा, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि आपको छद्म कोटि की अभिक्रियाएं जो है समझ में आ गई हैं। देखिए भाई, इस तरीके से स्थितियां आएंगी, है ना, कि हो सकता है वो किसी दूसरे अभिक्रिया का हो और लगता है देखने से कि जो है कोई और, है ना, हम सोचते कुछ और है और निकल कुछ और जाता है। ठीक, ओके, ठीक भाई, ये एक है पहचानने का, जिसको हम क्या कहते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। और नॉर्मली तो हमने सीखा है कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता होती है वही उसकी कोटि भी होती है। तो किनमें नहीं होती है प्राथमिक अभिक्रियाओं में, जिनमें नहीं होती वो क्या होती हैं, ये छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज जो है हमारा रासायनिक बलगतिकी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से तैयार करिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।